जय भीम, जय भारत। बादरिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आपका शत वंदन अभिनंदन। बड़े हर्ष का विषय है कि इस सीमा की अंतिम छोर पर ये एक विशाल कार्यक्रम, एक अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको देखकर और सुनकर दिल बहुत गदगद हो रहा है। हमारे बीच पधारे हुए हमारी पूर्व जिला प्रमुख साहिबा और हमारे युवाओं को और हमारे दल पर की धड़कन, हमारे क्रांतिकारी आदरणीय पूजनीय उदाराम जी मेघवाल साहब का हम बड़े आभारी हैं। उनका स्वागत करते हैं। मैं मेरी बात शुरू करूंगा कि मैं व्यवसाय से शिक्षक था, इसलिए शिक्षक का काम तो थोड़ी थोड़ी गलतियां निकाली। दिल्ली के अंदर एक हिमाचल भवन है, वहाँ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का साहित्य सम्मेलन होता है। तो BBC लंदन की एक उद्घोषक महिला थी, जिनका नाम मैं थोड़ा कभी भूल जाता हूँ। वो राष्ट्रीय कार्यक्रम था और हिंदी से संबंधित था। तो उसने वहाँ बोल दिया था कि हिंदुस्तान, तो अब बहुत बड़े लोग, विद्वान लोग, विश्व स्तर के लोग वहाँ थे। तो वहाँ हमारे एक बीकानेर के मेरे साथी थे, वो लोग आदमी खड़े उन्होंने तुरंत उसके बाद टोक दिया कि भाई साहब, इस देश का नाम क्या आपको अभी तक मालूम नहीं है? तो BBC लंदन की उद्घोषणा तो एकदम सबका बात के बाद लोग ये क्या रहा है? उसने कहा ये देश भारत के संविधान से चलता है, शब्दों से नहीं चलता है, और इस देश का नाम कभी हुआ करता था हिंदुस्तान, अभी ये भारत है। तो क्षमा करता हमारे भाई पहले बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे थे। तो हमारे आदरणीय उदाराम जी भी सर छोटू राम जी का हमेशा उदाहरण देते हैं कि उन्होंने तो कहा है मेरे किसान भाई, एक दुश्मन को पहचान और एक बोलना सीख। हम लोग अभी तक बोलना नहीं सीखे, पहले बोलना सीखे, अपनी भाषा में रहन सहन वचन करना, सारी चीज़ें सीखने की चीज़ें। तो कुछ चीज़ें तुम सीखी नहीं, कुछ चीज़ें हम सीखने का प्रयास नहीं करते। हर बात का भी कुछ सिस्टम होता है, जीवन का भी कुछ सिस्टम होता है, बोलने का भी सिस्टम होता है, खाने का भी। हमारे जीवन का जो निचोड़ है वो बाबा साहब की विचारधारा में है। एक आज मुझे, हालांकि ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ मुझे बात कहनी भी नहीं थी, एक मुस्लिम भाई बागा साहब के मिले थे। मैंने कहा ये इस देश में जो व्यवस्था है उसको तो मेरा परिचय हुआ, एक हमारे भाई बैठे मेरे साथ ही थे, उनको मैंने सुना ये भी आप मुसलमान हो। उसने कहा रहते बागा सर के करते करते वो बात BJP के नज़दीक ले गए। तो मैंने कहा पार्टी की बात नहीं है, इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है कि इल्म और इबादत में बराबरी का दर्जा है। जैसे आप यहाँ मौलवी साहब बैठे होंगे, इल्म और इबादत में इस्लाम में बराबरी का दर्जा है। अगर बराबरी का दर्जा है तो फिर क्यों नहीं हमारे साथ? आप और हम जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके यहाँ संरक्षण मात्र एक संविधान ही कर रहा है। और कहीं भी जहाँ जहाँ बड़े लोग कट्टर हिंदूवाद की विचारधारा को जो फैलाते हैं, वह सबसे पहले उस भाषा से, शब्दों से या तो दलित वर्ग को टारगेट करते हैं या मुसलमान को टारगेट करते हैं। मैंने उनका इस तरह आपने कभी चिंतन नहीं किया? सपोज होगा नहीं, अगर भारत के संविधान में तब्दीली कर दी जाती है तो आपकी क्या विचारधारा है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा। ये चिंतन का विषय बहुत बड़ा, संविधान के संबंध में जो एक बहस चल रही है, और हमारे जिग्नेश जी वगैरह जो पूरे भारत के अंदर उन लोगों की, जो आपने सुना होगा गुजरात में करोड़ हजारों लोग जो भूमिहीन लोग थे, एक नगर व्यवस्था है उसको लेकर के आंदोलन चला। जितने लोग थे भूमिहीन थे, जितने लोग रहने को जगह नहीं, उन्होंने गुजरात में लोगों को रहने का आवास, आसीना दिलाया, जमीन दी जहाँ से। और भी देश के अंदर समानता का है, तो सब समानता हमें मिली कहाँ? कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि भी जिनको जैसे कभी की कविता है कि मैं एक के पास 100 बीघा 101 तो पाँव पसारता है, इसीलिए मैं विरोधी होता हूँ स्वीकार नहीं। अरे एक के पास तो पाँव पसारने की बात और एक 100 बीघे का मालिक है, तो इस पर भी चिंतन किया जाना चाहिए। तो हमारी विचारधारा, जो बाबा साहब की विचारधारा है, एक हाशिए के लोगों की विचारधारा है, एक सताए हुए पिछड़े लोगों की विचारधारा है,
उसके संबंध में बहुत से हमारे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको पढ़ते हैं, लोगों का उसका कैंप देते हैं, लोगों को उसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम इस कान से सुनते इस कान से दिखाते हैं। तो विचारधारा को समझना चाहिए। राजनीति अपने आप अलग है, लेकिन सामाजिक चीज़ अलग है। हमारा जो समाज है जिसमें ये जान फूंक रहे हैं, उस समाज में क्या क्या चीज़ों की कमी है। ये मुस्लिम और दलित लोग हैं, इनको अभी जागने की बहुत ज़रूरत है। यही बात वो कहने आ रहे हैं और यही बात हमारा निवेदन है। बाबा साहब के इसमें एक गुरु गाड़ के हुआ करते थे, वो निजाम थे, वो बाबा साहब का बहुत सम्मान करते थे। तो वो एक बार मिलने आए तो उन्होंने भी एक कोटेशन बाबा साहब को लिया, मुझे किसी संघ किताब मिला। उन्होंने कहा कि चाहे महादेव है या देव हो, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई शिक्षित हो जाता है तो उसकी तीसरी आंख जरूर खुलती है। ये आपने शायद नहीं कहीं पढ़ा होगा, मैंने एक जगह उन्होंने कहा कि देव या महादेव की तीसरी आंख होती है नहीं है या खुलती है महादेव की, उसना मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर देश के अंदर वो पढ़ लिख गया तो उन्होंने बाबा साहब को उदाहरण देखा कि इसकी तीसरी आंख खुल गई, यानी बाबा साहब की तीसरी आंख काम करती थी। इसलिए हमारे लिए सुविधा और आज की व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए इस चीज़ को समझा जाना चाहिए। सारी चीज क्रमबद्ध है। विज्ञान और कला को पढ़ाया जाता है, तब कहते हैं विज्ञान और कला में क्या अंतर है। कला एक ऐसी चीज है, भिन्न प्रकार की कलाएं, उसको कहीं से भी शुरू किया जाए। जैसे मोर का चित्र बना, आप पंख पहले बना दोगे, टांग बाद में, चोंच बाद बना देगा। दूसरा चित्र का आएगा, पहले चोंच बना देगा, पंख बाद में बना देगा। चौथा आएगा, पहले का हिस्सा पहला बना, दूसरा, ये कला है। लेकिन वैज्ञानिकों का विज्ञान है, उसमें क्रमबद्ध ज्ञान है, यानी 1 2 3 4 जैसे संख्या है तो क्रम से है, 0 से वगैरह। तो विज्ञान में भी क्रमबद्धता है, हमारे जीवन में भी क्रमबद्धता है। जीवन जीने की क्रमबद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारा समाज है, समाज किस पर टिका होता है? संस्कारों। अगर संस्कार है तो संस्कार सभ्य समाज है, सभ्य है तो उसका समाज बनेगा, समाज है तो उसकी सभ्यता बनेगी। हम जो सिंधु घाटी की सभ्यताएं पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं पढ़ते हैं, ईरान की सभ्यताएं पढ़ते हैं, तो वहाँ खोजबीन से पता लगता है कि ये सारे सभ्य लोग थे। हमारे अंदर संस्कार आज दिनों दिन बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं। यह भी एक चिंतन का विषय है, यह भी एक शिक्षा से संबंधित विषय है। मैं इतने लोगों के बीच में कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कहना चाह रहा, मुझे जैसी आ रही है वही कह रहा हूँ। आजकल परीक्षा एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो तकनीकी पे हो रहे हैं। अभी कुछ दिन परीक्षाएं जीई की परीक्षाएं हो रही, जो इंजीनियर की पहली परीक्षाएं अभी हो रही है, अभी 2 आर्किटेक्ट की अलग है उसकी। तो मैं किसी व्यक्ति के, मेरे साथी किसी को परीक्षा देने लगा, तो एक जोधपुर साइड के एक बहुत विद्वान आदमी मुझे मिले कि मैं मेरे एक बच्चे का एग्ज़ाम दिलाना था। तो उन्होंने कहा है कि ये जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो टेक्नोलॉजी का है और वो मशीनरी से चलता है। अगर उस बच्चे को टेक्निकल ज्ञान है तो वो पास हो जाएगा, वो प्रश्न उस मशीनों से कर लेगा। उसको मशीनरी ज्ञान है तो उसको मोबाइल का ज्ञान है, उसको कंप्यूटर का ज्ञान है, तो वो पास हो जाएगा। नहीं तो भले वो कितनी राइटिंग हो, भले वो कितना ही चित्रकार है या कहीं भी हो, वो पास नहीं होगा, वो इंजीनियर नहीं बन पाएगा। फिर उन्होंने उस बात को और बढ़ाया कि जो आगे आने वाला जमाना और पिछले का वो भी व्याख्या थे। उन्होंने कहा, मैंने अध्ययन किया कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि जो लोग कंप्यूटर, जो लोग एजुकेशन, इसका जो परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, वो लोग पिछड़ जाएंगे। पिछड़ जाएंगे तो क्या हो गए कि या तो वो डाकू बनेंगे, चोर लुटेरे बनेंगे या भिखारी बनेंगे। तो ये स्थिति 5 साल में आने वाली है, 10 साल से अधिक समय नहीं है, क्योंकि हम लोग तकनीक तो समझते नहीं है, जमाने के साथ चलते हैं। कहते हैं कि जो जमाने से बराबरी की दूरी से नहीं चलता है, वो जमाने से आगे चलेगा तो कुचल देगा जमाना, और पीछे चलेगा तो उसको ठोकर मार देगा। इसलिए जमाने की दूरी, शिक्षा की दूरी, जो व्यवस्था है उसकी दूरी को समझिए और उसके बराबर चलिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।